सो मूविंग फर्दर, कल हमने पढ़ा था, आगे और लेते हैं अब इसको अपन। सो कल लास्ट क्वेश्चन हमने TYU2 लिया था, राइट? एम आई ऑडिबल ना? यस सर। यस सर। ओके, कल लास्ट क्वेश्चन हमने TYU2 लिया था। यस सर। नाउ सी TYU3 ये अपन थोड़ा लेट लेते हैं, अभी रुक जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, ये बाद में लेते हैं। पहले अपन ये TYU4 ले लेते हैं। X company has the following expectation for the forthcoming period, यानी ये उसने आगे की एस्टिमेशन दी है। फोर्थकमिंग पीरियड, सेल्स 10 million, मटीरियल 6 million, अदर कॉस्ट 2 million, प्रॉफिट 2 million। ओके, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, अब देखो इसमें ना तो रॉ मटेरियल दे रखा है, ना WIP, ना फिनिश्ड, सिर्फ इन्वेंट्री पीरियड दे रखा है। समझ गए? यानी कि ये ट्रेडिंग कंसर्न है जो होलसेल या रिटेल का काम कर रही है। अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड। आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है, कोई टेंशन नहीं है। देखो वही फॉर्मूले जो आपने पढ़े उन्हीं से हमको चीजें निकालनी है। अब सबसे पहले मैं आपको, जैसे अकाउंट रिसीवेबल कितना है 60 डेज, और सेल्स आपको दे रखी है 10 million, 10 million की सेल है, 60 दिन का पैसा फंसा रहता है। मोबाइल रखें। प्लीज अपना ऑडियो स्विच ऑफ कर दें जिसका भी ओपन है। सो रिसीवेबल, रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इंटू 365 इज इक्वल टू डेज, वही फॉर्मूला रखा अपन ने। अब क्रेडिट सेल या सेल, तो अब यहां पर अपन क्रेडिट सेल गिवन नहीं है तो सेल्स को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी रिसीवेबल अपॉन सेल्स इनटू 100, तो 10 million। या मैं सीधे से लॉजिक बताऊं आपको, एक बात बताओ, अगर 10 million की सेल करते हो साल में, तो 60 दिन में कितने की सेल होगी, इवनली मानते हुए? तो सीधा क्या करोगे, 10 million डिवाइडेड बाय 365 इंटू 30, का फॉर्मूले की भी जरूरत कहां है, बस 30 नहीं, सॉरी 60 डेज है, तो 1.65 या 64 million ये आ गया रिसीवेबल। इजी लगा, समझ में आ गया ना, बिना कोई फॉर्मूला पढ़े। अकाउंट पेबल, तो इसके लिए आपको मटेरियल लेना पड़ेगा, राइट? तो कितना पेबल पेमेंट पीरियड है, 40 डेज, तो 6 million 40 डेज, यानी कि क्या करोगे आप बोलोगे 6 million की आपकी मटेरियल होता है 365 दिन के लिए, आपका 40 दिन का पैसा फंसा के रखते हो आप, तो 0.65।
0.65, ये आपका अकाउंट्स पेबल, तो ये तो पेबल्स हो गए, ये रिसीवेबल्स हो गए। अब इन्वेंट्री निकाल दोगे आप, इन्वेंट्री आपकी 30 डेज की बोल रहा है ये, तो वही अब इन्वेंट्री में बेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ही रहता है, ये मैंने आपको बताया था। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है आपकी, बस अदर कॉस्ट को नहीं जोड़ेंगे, 10 माइनस 6 यानी 6 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो इन्वेंट्री 6 मिलियन, दोस्तों आ जाओ अब आप, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 30 डेज 0.49, इनको आप अप्रॉक्स कर लो होम, 0.66 और 1.64 को, सॉरी 0.49 में से एक काम करो, इन्वेंट्री पहले लिख लो ऊपर, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इन्वेंट्री में से पे घट गए तो माइनस का फिगर आ गया, दिस माइनस दिस यानी आपके नेगेटिव, और ये 1.64, इसको आप यहां रख लो, इसका आप सम कर दो, ये आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई, कितनी 1.48, और अप्रोक्सी 1.47, एक ही बात है। राइट, क्लियर, फोर्थ हो गया, इजी लगा। जरा एडिशनल क्वेश्चन देखना, एक कंपनी की एनुअल सेल्स है 8 मिलियन with a markup on cost of 60%. A company's annual sales are 8 million with a markup on cost of 60%. ठीक है, it normally settles payable 2 months after purchases are made. A company's annual sales are $8 million with a markup बच्चों एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन 1। अब जरा समझिए, सेल्स है आपकी कितनी बच्चों, $8 मिलियन, 8, इसमें से मैं लेस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्या बोलोगे, 8 इंटू डिवाइडेड बाय 160, अगर मार्कअप बोलता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 8 इंटू 60 अपॉन 160, मार्जिन बोलता तो 60 अपॉन 100। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 मिलियन। आगे बढ़ जाओ, इट नॉर्मली सेटल्स पेबल 2 months आफ्टर परचेज। अब ये मंथ्स में है, पेबल पीरियड 2 months, फिर कहता है
होल्डिंग 1 month वर्थ ऑफ डिमांड इन इन्वेंट्री, इसमें भी रॉ मटेरियल वगैरह अलग अलग नहीं है. इन्वेंट्री पीरियड, बस डेज की जगह मंथ्स आ गया, मंथ्स. इट अलाउ रिसीवेबल 1.5 month credit and its cash balance is 1.25 million. Receivable period 1.5 months. ये रिसीवेबल पीरियड हो जाएगा आपका. राइट? अब आप समझिए, कैश बैलेंस आपको गिवन है 1.25 मिलियन. ऑल अरे 1,250,000 है ना, 1.25 मिलियन. अब आपको मालूम है करंट एसेट्स क्या होती हैं. करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स प्लस कैश, और करंट लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं होगा तो सिर्फ पेबल्स. तो आपको इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स के फिगर निकालने हैं. लीजिए जी, इन्वेंट्री का फिगर बहुत सीधी सी बात है. आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 है, 5 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है. ठीक है, जब आपकी इन्वेंट्री कितनी है निकाल ली है, ये है 12 महीने की, और आपका पैसा फंसा इन्वेंट्री में 1 महीना है आपका. कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मिलियन के अंदर है फिगर सारे. डॉलर मिलियन, तो 0.42 मिलियन ये इन्वेंट्री हो गई. रिसीवेबल आपके कुछ नहीं बोले तो सेल सारी की सारी क्रेडिट. 8 मिलियन की सेल है 12 महीने की, और आपका 1.5 महीने का पैसा फंसा रहता है इंटू 1.5. कंट्रोल सी कंट्रोल वी और आगे लगा देते हैं इज इक्वल टू 1 मिलियन. इन्वेंट्री हो गई, रिसीवेबल हो गई, और अब निकाल लो पेबल्स. पेबल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही परचेज मान ली जाती है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को सेम मानते हुए. 5 मिलियन 12 महीने का है, और आपका पेबल पीरियड 2 महीने का है. ये आपका 0.83 हो गया. नाउ करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश. करंट लाइबिलिटी में सिर्फ पेबल. आगे जाके और भी चीज आएंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल ले लेते जाते हैं. इन्वेंट्री 0.42, रिसीवेबल 1, कैश 1.25. ये हो गया टोटल करंट एसेट्स. करंट लाइबिलिटी में सिर्फ पेबल्स आएंगे, कितने 0.83. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी टोटल. यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में पेबल्स के अलावा और कोई फिगर है ही नहीं. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज नेट, या सिर्फ वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल. 2.67 माइनस 0.83, 1.83 is your working capital.
आई होप इट्स ओके नाउ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें और मजा आएगा, काफी डिटेलिंग चीजें आएंगी। घबराना बिल्कुल मत, बस देखना क्वेश्चन को। करंट लायबिलिटी में देखना कितनी चीजें आएंगी, अब सिर्फ पेबल्स ही नहीं आएंगे, सिर्फ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू the following data relate to Magvam company, a manufacturing company. Sales revenue for the year, ये आपका 1500,000 है, यानी 1.5 मिलियन है। और आपको ये कह रहा है कि मटेरियल सेल के रेस्पेक्ट में 30%, यानी जितनी भी सेल है उसका 30% मटेरियल है, 25% लेबर है, 10% वेरिएबल ओवरहेड है। अच्छा, यहां पर सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड बोला ना, तो ये प्रोडक्शन है। 15% फिक्स ओवरहेड है, ये भी प्रोडक्शन के ही है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, यानी ये प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 तरह की ओवरहेड होते हैं, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एडमिन भी होता है, तो एडमिन अपन इसी के साथ मान लेते हैं। किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ में। अब आपको यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी है। रिसीवेबल टेक्स 2.5 months टू पे, ये महीनों में दे रखा है। रॉ मटेरियल 3 months, ये भी महीने में है। WIP 2 months, ये आ गया देखो, हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। इस लाइन पे ध्यान देना, यानी 50% कंप्लीट है गुड्स। इस लाइन पे ध्यान देना, हाफ प्रोड्यूस गुड्स। फिनिश गुड्स 1 month's प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स 1 month's प्रोडक्शन। क्रेडिट इज टेकन, मटीरियल 2 months, लेबर 1 week, वेरिएबल ओवरहेड 1 month, फिक्स्ड ओवरहेड 1 month, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे ये क्या चीज है? ये सब पेबल्स हैं। अब ये मंथ में है, ये वीक में, ये मंथ में, ये मंथ में, ये मंथ, ये सब पेबल्स में आएंगे। अभी तक सिर्फ मटेरियल पेबल था, अब देखो मटेरियल भी है, लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है, फिक्स्ड ओवरहेड भी है, सेलिंग भी है। और बहुत सिंपल सा समझ आ जाएगा। और साफ बोल दिया, WIP एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस। यानी सिर्फ ये 3 चीजें ही WIP में आती हैं। यानी हम जो WIP वैल्यू करेंगे उसमें फिक्स्ड ओवरहेड शामिल नहीं होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो कभी भी शामिल नहीं होंगे WIP फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में। फिर रिपीट कर रहा हूं, WIP और फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कभी शामिल नहीं होते। प्रोडक्शन शामिल होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर भी इसने सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन लिए, फिक्स प्रोडक्शन को आपका पीरियड कॉस्ट माना, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं माना। बच्चों, पीरियड कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनेगा, यानी स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट की, यानी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में काम आएगा। यानी मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है, और फिक्स्ड और सेलिंग, फिक्स ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पीरियड कॉस्ट है। ये आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ोगे। आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है, ये मानते हुए कि लेबर इज पेड फॉर 50 वर्किंग वीक। एक ही चीज वीक में दे रखी थी, राइट, लेबर। और 52 सप्ताह की जगह आपको 50 सप्ताह लेना है, ये बोल दिया उसने। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। ये देखो, सेल्स 15 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्ट मटेरियल कितना, 30% ऑफ 15 मिलियन,
डायरेक्ट वेजेस 15% ऑफ 15 मिलियन। प्रोडक्शन ओवरहेड में दो हैं, वेरिएबल कितने हैं? 10% ऑफ 15 मिलियन। फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे? अभी देख लेते हैं। 25 थे वो और ये 15 है, मैंने मिस्टेक करी है। डायरेक्ट वेजेस 25% ऑफ 15 मिलियन, वेरिएबल 10% ऑफ 15 मिलियन, फिक्स्ड ओवरहेड 15% ऑफ 15 मिलियन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख दूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5% ऑफ, उसने साफ बोला था ये सब सेल्स के परसेंटेज पर है। तो आप देखिए मैंने ये सारे फिगर निकाल दिए। ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं आई। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पे इसको ले लिया। अब आप चीजों को समझना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, रॉ मटेरियल इस पे निकलेगा 3 महीने, 450 इंटू 3/12। लेकिन जब बात आएगी WIP की, तो उसने बोल दिया 50% प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उन तीनों के रेस्पेक्ट में अगर 2 महीना है तो 1 महीना हो जाएगा। 2 महीने का 50%। ये देखो, ये WIP उसने बोला है 2 मंथ्स हाफ प्रोड्यूस्ड। तो 2 मंथ हाफ प्रोड्यूस को आप कह सकते हो 1 मंथ फुल प्रोड्यूस्ड, या सिंपली इस तरह से बोलो आप, मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल मैंने कहा था ना अलग अलग लेने पड़ते हैं, अब आप तीनों को साथ भी ले सकते हो, इन तीनों का सम, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड का, क्योंकि तीनों 50% है। तो इन तीनों का टोटल आ रहा है 975। आप डायरेक्ट 975 इंटू 2/12 इंटू 50%, कल मैंने समझा दिया था आपको ये पॉइंट। अलग अलग से समझाने के लिए लिखाया कि अगर बोलता मटेरियल प्रोसेस के बिगनिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो 450 इंटू 2/12 करते, इंटू 50% नहीं करते, और इन दोनों को 50-50% करते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब फिनिश गुड्स 1 मंथ, तो एक बात बताऊं, फिनिश गुड में भी वही वैल्यूएशन आएगा, मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड, तीनों का टोटल एक अब साथ ही लेना, अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने आपके, मैंने साथ ही लिया क्योंकि ये तो हमेशा फुली प्रोड्यूस है। अच्छा, फिनिश गुड्स 1 मंथ का है, रॉ मटेरियल 3 मंथ था, WIP 2 मंथ था, फिनिश गुड्स 1 मंथ था। तो अब देखो, रॉ मटेरियल आ गया, WIP आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, अब आएगा रिसीवेबल। कुछ नहीं बोलने पे सारी सेल क्रेडिट माननी है, 15 मिलियन इंटू 2.5/12, ये हो गया आपका। अब ये तो हो गई करंट एसेट्स। अब लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले मटेरियल 450, इस मटेरियल कोई कंजम्पशन कोई परचेज मानेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री से मानते हुए। पेबल 2 महीने के थे, 450 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 450 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। वेजेस 1 वीक की है तो 375 डिवाइडेड बाय 50, 52 नहीं, इंटू 1। वेरिएबल प्रोडक्शन, ये सब पेबल हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1 मंथ, तो 150 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 1 मंथ, तो 225 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाफ मंथ, तो 75,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5। टोटल कर दो, टोटल करंट लाइबिलिटी आ गई, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी लेस कर दो। आई होप समझ में आ गया आपको। आई होप इट्स क्लियर नाउ।
ये वर्किंग कैपिटल निकल गई आपकी। अब TYU 5, 6, 7, 8, 9, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब जरा इन सबको कर लेते हैं पहले। TYU 5, a company has a liquidity ratio of 0.5. Director believe that company has to reduce its bank overdraft. क्वेश्चन को समझना, लिक्विडिटी रेशियो 0.5 है और डायरेक्टर बैंक ओवरड्राफ्ट को कम करना चाहते हैं एंड हैव एग्रीड टू अल्टर द कंपनी क्रेडिट टर्म टू कस्टमर फ्रॉम 2 months to 1 month। अब सुनो, जहां पहले 2 महीने की उधारी थी वहां अब 1 महीने की दे रहे हैं। ठीक है, तो जहां पहले 2 महीने का पैसा फंसा रहता था अब 1 महीने का रहेगा और आपको अपना बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे करना है, राइट? अब जरा समझना, अगर आप अपने कस्टमर के क्रेडिट टर्म्स को कम करोगे तो रिसीवेबल कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, यानी करंट एसेट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप अपने जो रिसीवेबल है उनकी पीरियड 2 महीने से 1 महीने करते हैं तो आप समझना, पहले 2 महीने में अगर मान लो 2 मिलियन फंसता था तो 2 मिलियन के रिसीवेबल होते थे, लेकिन अब अगर 1 महीने की उधारी दोगे तो अब 1 मिलियन के रिसीवेबल हो जाएंगे और 1 मिलियन कैश बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपना बैंक ओवरड्राफ्ट कम करना चाह रहे हैं तो करंट लायबिलिटी भी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। बैंक ओडी है आपकी। अब मैं यहां आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आपकी तो ओडी है, सो जरा 5th क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। हमने कहा कि अगर लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने पहले आपको और कुछ अजम्पशंस बताए। लिक्विडिटी रेशियो इज क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने अज्यूम कर लिया समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए, भाई 0.5 का रेशियो है ना, तो अगर 10,000 की लायबिलिटी है तो 5,000 की क्विक एसेट्स है। हाँ भरो, Yes, sir. 10,000 की लायबिलिटी तो 5,000 की क्विक एसेट्स है। अच्छा एक बात बताऊं, क्विक एसेट में सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री और रिसीवेबल ही है, कैश है ही नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि ओडी है। तो करंट लायबिलिटी में पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्विक एसेट ओनली इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। करंट लायबिलिटी पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों हैं आपके पास। अक्कल लगानी है अब आपको। अब अगर आप अपना बैंक ओडी रिड्यूस करोगे तो करंट लायबिलिटी कम होगी, ये कम हो जाएगी। और एक बात बताऊं, अगर आप, मैं मान के चलता हूं इस 5,000 में मेरी 2,000 की रिसीवेबल है जो अब 2 महीने से 1 महीने हो जाएंगे, तो आपका रिसीवेबल अब इन्वेंट्री और रिसीवेबल का टोटल 4,000 ही रह जाएगा। अज्यूम रिसीवेबल ऑफ 2,000 फॉर 2 months।
ये सिर्फ लिख रहा हूं मैं आपको। आप ये अज्यूम कर लो कि आपके रिसीवेबल 2 महीने के 2000 है, तो अगर आप 2 महीने से 1 महीना कर दोगे तो वो 1000 ही हो जाएंगे। तो अब आपकी जो क्विक एसेट है वो 5000 की जगह, यानी इस 5000 में 2000 का तो रिसीवेबल था, 3000 की इन्वेंट्री थी। अब समझ लो, इस 5000 में 2000 के रिसीवेबल थे 2 महीने वाले, और 3000 की इन्वेंट्री थी। रिसीवेबल का पीरियड 2 महीने से आपने 1 महीने कर दिया, तो आधे हो जाएंगे, वो जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो 1000 से आपके रिसीवेबल कम, और आपकी करंट लायबिलिटी 10 से 9 हो जाएगी। आपका बैंक ओडी कम हो गया, हाँ या Yes, ना? sir. तो अब जहां रेशियो पहले 0.15 था, 0.5 था सॉरी, अब कितना हो गया? 0.44, यानी रेशियो रिड्यूस हो गया। तो एक बात आपको बताता हूं, अगर आपका करंट रेशियो, मैंने कुछ लिखा हुआ भी है नीचे, मैंने बोल दिया इन गिवन क्वेश्चन कंपनीज अवेलिंग बैंक ओडी विच मींस नो पॉजिटिव कैश बैलेंस। फिर बोला देयरफॉर इफ वी रिड्यूस आवर रिसीवेबल पीरियड फ्रॉम 2 मंथ टू 1 मंथ, रिसीवेबल विल बी, मैं मान रहा हूं नो रिसीवेबल। इस क्वेश्चन में समझाने के लिए अज्यूम इन्वेंट्री नील, मैंने ये माना है। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। तो अगर पूरे 5000 हैं तो अब 2500 ही रह जाएंगे, इससे ओडी भी रिड्यूस हो जाएगी, तो करंट लायबिलिटी 10,000 की जगह 7.5 रह जाएगी, हाँ या ना? तो अल्टीमेटली ये 2500 हो जाएगा और ये 7.5 हो जाएगा। बैंक ओडी रिड्यूस करने के लिए आपने ऐसा करा तो रेशियो कम हो गया। पहले भी जो अज्यूम कर रहा था क्वेश्चन, यानी कुल मिला के बहुत सीधी सी बात है। अगर रिसीवेबल, मेरी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, रेशियो रिड्यूस ही होने वाला है, ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा। सो अगर आपका रिसीवेबल पीरियड कम होता है तो बात समझ जाइए, क्विक रेशियो नीचे आएगा, लिक्विडिटी रेशियो, तो एक ही आंसर आ रहा है, डिक्रीज। अब इसके साथ वाला ऑप्शन डिक्रीज, इसको प्रूव कर देता हूं, आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी घट जाएगी ऑब्वियसली। जब रिसीवेबल कम हो जाएंगे, करंट एसेट कम होती है और करंट लायबिलिटी भी कम होती है, तो आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम हो जाती है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल कब बढ़ती है? जब करंट एसेट बढ़ती है, करंट लायबिलिटी घटती है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है, सॉरी। सो आई होप TYU 5 क्लियर है। नेक्स्ट, द की ट्रेड ऑफ दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सबको मालूम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो की ट्रेड ऑफ है वो कहां होता है? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, पढ़ा था अपन ने। ओवर ट्रेडिंग के कौन से सिम्टम नहीं हैं? चलो अब आप बताओगे। रैपिड इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, मैंने बोला था ये ओवर ट्रेडिंग का सिम्टम है, बोला था ना? Yes, sir. बैंक ओवरड्राफ्ट विच मे रीच द लिमिट ऑफ द फैसिलिटीज एग्रीड बाय द बैंक, यानी जो फैसिलिटी आपको बैंक ने 200,000 की दे रखी है, आपने पूरा बैंक ओडी अपना यूज कर लिया
है। अगर आप पूरा बैंक कोड यूज कर लोगे तो ये ओवर ट्रेडिंग का ही तो सिम्टम है। Yes, sir. अगला, डिक्रीज इन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। डिक्रीज इन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, बच्चों ये गलत है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो बढ़ते हैं ओवर ट्रेडिंग में, क्योंकि रिसीवेबल बढ़ता है, इन्वेंट्री बढ़ती है, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. तो करंट रेशियो बढ़ते हैं। आंसर इज सी। डिक्रीज इन ट्रेड अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड। अरे, ट्रेड अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड तो इंक्रीज होता है ओवर ट्रेडिंग में, डिक्रीज थोड़ा ना होता है। तो सिम्टम जो नहीं है वो बता दो, बस सी सिम्टम नहीं है। चलिए जी, 7 भी हो गया। 8th, Archie company manufacture plastic cutlery. Company buy raw material from supplier that allow company 2.5 month credit payable period. Raw material remain in inventory for 2 months. Payable period 2.5. Raw material 2 month. Archie PLC 2 month to produce the goods. But जो PLC basically company private, इसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेशन। एक LLC होता है, एक PLC होता है। हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड यूज करते हैं, वहां PLC और LLC यूज करते हैं। INC, incorporated. It takes 2 months to produce the goods, WIP, which are sold immediately production is completed. यानी फिनिश गुड्स रखता ही नहीं है। कस्टमर 1.5 महीने का पीरियड लेता है। तो एक बात बोलूं, रॉ मटेरियल पीरियड गिनो 2 महीने, WIP गिनो 2 महीने, 4 महीने। फिनिश गुड्स है नहीं। कस्टमर यानी रिसीवेबल पीरियड 1.5 महीना, तो 2 और 2 4 और 1.5 5.5 महीने। 5.5 महीने से 2.5 महीने का पेबल पीरियड घटा दो। 5.5 में 2.5 गया, बचा कितना? 3। आंसर इज सी। बच्चों यहां मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या यार? 7 के अंदर कुछ पढ़ने में गलती करी क्या? 7 में नॉट अ टिपिकल सिम्टम मांगा था ना, तो ट्रेड पेबल घटने नहीं चाहिए, ये टिपिकल सिम्टम नहीं है। ये गलत बोल गया हूं मैं, सही था ये। डिक्रीज इन करंट रेशियो क्विक रेशियो बिल्कुल सही टिपिकल सिम्टम होता है। पेबल बढ़ जाते हैं ना, उधारी पैसा फंस जाता है आपका। नॉट अ टिपिकल सिम्टम मांगा था। ठीक है, तो 3 मंथ्स आ गया, बिल्कुल सही। 9th, which of the following will shorten the cash operating cycle? मतलब कौन कैश ऑपरेटिंग साइकिल को शॉर्ट करेगा? रॉ मटेरियल का अगर इन्वेंट्री पीरियड अगर बढ़ेगा तो वो बढ़ाएगा। ट्रेड अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड अगर बढ़ेगा तो वो कैश ऑपरेटिंग साइकिल को घटाएगा। आंसर बी। ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड अगर बढ़ेगा तो वो कैश ऑपरेटिंग साइकिल को बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन पीरियड बढ़ेगा तो बढ़ाएगा। यानी ए, सी और डी पीरियड को बढ़ाएंगे, और अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड अगर बढ़ेगा तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल घटेगी। बिल्कुल सही। TYU 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया,
दोनों एडिशनल क्वेश्चंस हो गए, TYU 4 हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, TYU 3 करके खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ कंपनी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30th जून X6 X7। नॉन करंट एसेट यहाँ 139 की है, अब 130 की है कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन कटने के बाद, जिसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। इन्वेंट्री यहाँ 37 की है, यहाँ 42 की है। रिसीवेबल यहाँ 23 के, यहाँ 29 के। बैंक यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। टोटल करंट एसेट यहाँ 65 थी, यहाँ 74 हो गई है। और टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल तो 35 की 35 है, कोई नया इशू नहीं आया है। शेयर प्रीमियम 17 का 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, इससे एक कहानी समझ में आ गई। शुरू में नील और एंड में 10 है, तो बात समझना। रीवैल्यूएशन सरप्लस किससे आता है? जब हमारी नॉन करंट एसेट का वैल्यूएशन हम बुक वैल्यू से ऊपर करते हैं। तो एक बात बोलूं, ये जो 139 है, जो शुरुआत में है, इसमें 10 तो ऑलरेडी बड़ा होगा। 139 प्लस 10 149 हो गया होगा। हाँ या ना? 10 से वैल्यू बढ़ाई होगी मैंने। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस देख के मुझे समझ में आया। प्रॉफिट एंड लॉस 22 से 31 आया है। ये टोटल इक्विटी हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन है। बच्चों जिन्होंने अभी तक FR पढ़ा ही नहीं है, उसको भी समझ में आएगा। फॉर्मेट बहुत आसान होता है बैलेंस शीट का। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का सम टोटल एसेट होता है। इधर इक्विटी एंड लाइबिलिटी होती है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और करंट लाइबिलिटी। 5 हेड होते हैं। पहला हेड नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट, खत्म। ये मेरी एसेट साइड खत्म। लाइबिलिटी साइड में एक होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसमें जनरली 5 हेड होते हैं। जनरली 4 या 5 हेड होते हैं, आपको 4 हेड दे रखे हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और P&L। और रिवैल्यूएशन एक रिटेन अर्निंग भी होता है, बट यहाँ P&L दे रखा है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी में 2 लाइबिलिटी है, एक सिक्योर्ड लोन है और एक प्रेफरेंस शेयर है। करंट लाइबिलिटी में पेबल टैक्सेशन, करंट लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर देनी है। खत्म कहानी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बड़ा आसान फॉर्मेट होता है। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घट जाती है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो 209 माइनस 157 इज ग्रॉस प्रॉफिट 52। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से फाइनेंस कॉस्ट घटती है, एडमिन कॉस्ट घटती है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन घटती है। फाइनेंस, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब मिला के आपका जो भी है। अब ये मत बोलो कि यहाँ डेप्रिशिएशन लिखा हुआ है, सन्ड्री लिखा हुआ है, ये सब अपना एडमिन और उसका पार्ट है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, टैक्सेशन घटता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, काम खत्म। अब आपने 17 में से इधर 6 का डिविडेंड दिया है, इधर 2 का डिविडेंड दिया, इधर 5 का दिया, इधर 2 का दिया है। आपसे लिक्विडिटी रेशियो मांगे 6 और 7 के। लेंथ मांगी है कैश ऑपरेटिंग साइकिल की 6 और 7 में, और आपसे रिजल्ट मांगे। ये क्वेश्चन अगर आप अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दे रखा है। और देखो, देते वक्त बोला भी होगा कुछ ना कुछ ऊपर, जब इसने ये रहा, ये बाद में पढ़ना है अपने को, पूरा कोर्स पढ़ने के। बट मैं फिर भी इसको करवा देता हूँ। लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा आपका? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो में क्या चाहिए? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। बच्चों इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स ये रही 65 74, करंट लाइबिलिटी ये रही 65 46। ये लो।
करंट एसेट 74 लॉस सामने दिखा देता हूं। ये देखो 20x6 65, 20x7 74, ये रहा 65 74। करंट लाइबिलिटी ये रही 65 46 65 46। अच्छा, करंट एसेट्स में से जब आप इन्वेंट्री हटा दोगे, यानी 29 और 3 32, और ये 28 32 और 28, ये रेशो आ गए आपके। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी कर दोगे, 74 अपॉन 46, 65 अपॉन 65, ये आपके करंट रेशियो आ गए। कमेंट करने के लिए देख लो, यहाँ 1 था या 1.6 है, यानी पहले मेरे करंट रेशियो पहले से बढ़ गया है, लेकिन अभी भी लिमिट में है, क्योंकि करंट रेशियो 2 तक अलाउड होता है। क्विक रेशियो भी इन द रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म। अब आपको कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है। तो अब इन्वेंट्री में रॉ WIP फिनिश तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको WIP और फिनिश गुड का वैल्यूएशन ही नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री पीरियड होगा, रिसीवेबल पीरियड होगा और पेबल पेमेंट पीरियड होगा। ये आप आराम से निकाल लोगे। अब इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री निकालो दोनों साल की। देखो ये रही 37 42, 37 42, डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, जो नीचे से आ जाएगी। क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना आसान लगेगा। ये देखो ये रही 151 157 151 157, ये इन्वेंट्री डेज हो गए। अब कलेक्शन पीरियड रिसीवल का, तो रिसीवल अपॉन क्रेडिट सेल या सेल, कुछ नहीं बोले तो सारी सेल को क्या मानना, क्रेडिट। रिसीवल का फिगर आपके पास है, अच्छा सेल्स है 196,209, ये रही 196,209। रिसीवल के पीरियड हैं आपके पास, ये रहे ऊपर 23 29 पिछले साल का, ये रहा पिछले साल का 23, ये रहा रिसीवेबल 23 और ये 29। पेबल का निकाल लो। अब पेबल के लिए आप पेबल्स ले लो, ये रहे पेबल्स आपके, ट्रेड पेबल 55 36, ये लो करंट ईयर का 36 प्लस 55। और पेबल के लिए बेस परचेजेस, परचेज नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये रही। परचेज है क्या, हाँ है ना, है 159 162 159 162, खत्म। ये पीरियड आ गए, ये मांगा था इस, खत्म। बाप रे बाप, पहले सिर्फ 6 दिन का पीरियड था, जब 68 डेज का हो गया। कैश ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड एकदम से बढ़ गया है। अब कमेंट करना, ये आपको लास्ट चैप्टर में सिखाएंगे, इसका कमेंट आप खुद पढ़ लीजिएगा। सो बच्चों, इस तरीके से आपका रिसीव इन्वेंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर द डे।